नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं अंकित मिश्रा। आज हमारा विषय है विश्व के भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम महासागरीय धाराओं के नाम से जानते हैं, जिनमें आज हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अफ्रीका महाद्वीप बना लेते हैं। हमारा मेडागास्कर है। और उधर अभी हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी साउथ अमेरिका महाद्वीप की। तो चलिए उसको बना लेते हैं। मीन्स कैरेबियन ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं। ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये हमारा साउथ अटलांटिक ओशन है, और इसको विभेद करने के लिए हम सबसे पहले खींच लेते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर। ये हमारी 0 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। हिंदी में विषुवत रेखा कहा जाता है, जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। यहां से हम डोल्टन पेटी बना लेते हैं। 5 डिग्री उत्तरी कम, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये डोल्टन पेटी है हमारी, लो प्रेशर बेल्ट। यहां पर काउंटर इक्वेटोरियल करंट चलती है, यानी प्रति विषुवत रेखीय धारा चलती है। सबसे पहले हम देखते हैं, यह हमारा साउथ अटलांटिक ओशन है, जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम इसकी महासागरीय धाराओं का अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारी पहली करंट है उसका सर्कुलेशन कैसे स्टार्ट होता है। पहली चीज तो जानने में कोई पहली है ना कोई दूसरी है, सभी समेकित रूप से एक साथ प्रचालित हो रही है। यहां पर उनके प्रचालन का कारण क्या है? हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और उस घूमने के कारण एक हल्का सा इनर्शिया, जिसे कहते हैं जड़त्व के नियमानुसार, महासागरीय धाराएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की चेष्टा करती है। तो शुरुआत में जो हमारी करंट चलती है, जहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे आज का चैप्टर, वो हमारी सबसे पहली धारा है, जिसे हम कहेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट, यानी दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, जो समेकित रूप से सभी महासागरों में प्रचालित होती रहती है। अब इसकी प्रचालन का पहला कारण हमने देख लिया, वह है रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिससे कि इनर्शिया जनरेट होता है, जिससे कि मूव शुरू करती है। दूसरा कारण है, यहां पर 30 डिग्री के आसपास से साउथ इक्वेटोरियल, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड चलती है। यानी दक्षिण पूर्वी सनातनी पौने
ईस्टर्ली ट्रेड विंड, दक्षिण पूर्वी सनातनी पवनें चलती हैं। 30 से 35 डिग्री के पास हाई प्रेशर होता है, तो ये पवनें लो प्रेशर बेल्ट डोलड्रम पेटी की तरफ आकृष्ट होती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लो प्रेशर बिटवीन द 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स। और इनके दबाव से भी ये साउथ इक्वेटोरियल करंट प्रभावित होती है और आगे को बढ़ती है। जैसे जैसे एंगल ऑफ अटैक बढ़ता जाता है, इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ मीन्स ईस्टर्न कोस्ट और इसका वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से धाराओं का ऊंचाई बढ़ना शुरू होता है, यानी स्लोप ग्रेडियंट जनरेट होना शुरू होता है। जैसे पानी को आप यहां से धक्का दे करके धीरे धीरे लेके जाइए तो दूसरी साइड तक आप पानी का एक स्लोप देखने को पाएंगे, एक ढाल प्रवणता विकसित हो जाती है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द स्लोप ग्रेडियंट इन द ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन ऑफ द ब्राजील। अब यहां पर हम देखते हैं दूसरा फैक्टर भी हमने देख लिया। तीसरा फैक्टर है जो इस धारा को प्रचालन में सहयोग करता है, और वो है जो इधर से आ रही होती है एक ठंडी ठंडी अतिशय ठंडी धारा, जिसे हम कहते हैं, ये अतिशय ठंडी धारा जिसे हम कहते हैं वेनेजुएला करंट। ये है हमारी वेनेजुएला की धारा। वेनेजुएला की धारा आकर के इसे पुश इफेक्ट डालती है, धक्का देती है, और वह भी साउथ इक्वेटोरियल करंट के आगे बढ़ने में सहयोग करता है। वेनेजुएला की धारा ठंडे होने के कारण है, एक तो अंटार्कटिका जो इसके नीचे है, अंटार्कटिका का ठंडा ठंडा पानी यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है, वहां की बर्फ है पिघलती रहती है, उसका पानी सदन ओशन में जाता है, और उससे जो महासागर धारा होती है ठंडी हो जाती है। दूसरा बात यहाँ पर आता है, यह कन्वेयर पेटी से बहती है। कन्वेयर पेटी का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है, और उसको हम देखेंगे कि उसके द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ते हैं। अल्निनो लानिना के टॉपिक भी इससे कनेक्ट है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, कन्वेयर पेटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर हमने देखा कि तीसरा प्रभाव जो साउथ इक्वेटोरियल करंट को धक्का दे रहा है वो क्या है, यानी तीन चीजें यहां पर अभी हमने देखा है, और इसमें एक हमने पवन यानी कि ट्रेड विंड का प्रभाव देखा है। ट्रेड का मतलब यहाँ पर व्यापार से नहीं है, कई जगहों पर आपको ये गलत लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि वो ट्रेड का आशय व्यापारिक पवनों से ले लेते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। ट्रेड लैटिन भाषा का शब्द है, और ट्रेड का मतलब होता है ट्रैक, वे पवनें जो पूरे वर्ष अपना पथ नहीं छोड़ती हैं, एक ही पथ पर अग्रसर रहती हैं। अपरिवर्तनीय पवनें जो हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, सनातनी पवनें, जो सनातन काल से चली आ रही हैं और चलती रहेंगी। ठीक है, तो अब यहां पर हमने देखा कि ये साउथ इक्वेटोरियल करंट आकर के ब्राजील के एक तट से टकराती हैं, जिसका नाम है सन रॉक कोस्ट, सन रॉक कोस्ट ऑफ द ब्राजील। यहां पर आकर के टकराती हैं, नोक टाइप का काफी बड़ा था। अब यहां से टकराने के बाद ये धाराएं दो भाग में टूट जाती हैं, एक ब्रांच इसकी घूम जाती है नॉर्थ की तरफ, वहां से टकरा करके घूम जाती है वापस डोलड्रम पेटी में बहना शुरू कर देती है, और ये क्रिएट करती है काउंटर इक्वेटोरियल करंट का आधा भाग। ये क्या है, CEC, यानी या इसे आप इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी कह सकते हैं, काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे प्रतिविषुवत रेखीय धारा के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर ये जो प्रतिविषुवत रेखीय धारा है, ये आगे बढ़ जाती है, और आगे जाकर के ये बनेगी लीनिया की धारा, और मूव करके फिर से मिल जाएगी साउथ इक्वेटोरियल करंट में, और साउथ इक्वेटोरियल करंट को धक्का देगी, यानी इसका भी प्रभाव है। और एक क्वेश्चन भी बनता है कि ये साउथ इक्वेटोरियल करंट ऊपर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रही है, सेम फैक्टर है वहां पर लागू होंगे, और वो भी टकरा करके केप देसाऊ रोड से घूम जाएगी,
है ना, और आधा भाग क्रिएट करेगी काउंटर इक्वेटोरियल करंट का। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट आधा भाग साउथ इक्वेटोरियल करंट से इसका निर्मित होगा और आधा भाग इसका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से निर्मित होगा, और दोनों मिलकर के उल्टा बहना शुरू करेंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, प्रति विषुवत रेखीय धारा, मतलब उल्टा, ठीक है। और ये दोनों आगे जाकर के क्या कराएंगी, गिनिया की धारा, गिनिया की खाड़ी जो बहती है इसलिए गिनिया की धारा कहा जाता है। ये अतिशय गर्म होती है, एक्सट्रीमली वार्म, गिनिया की धारा। और यहां पर ये बहुत दुष्कर जलवायु प्रभाव निर्मित करती है, क्योंकि हॉट एंड वेट क्लाइमेट यहां पर डेवलप होता है। और ये हॉट एंड वेट क्लाइमेट यहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ावा देता है, और इस कारण से विश्व की अधिकतर महामारियां इस क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं। तो जब हरमत्तान चलती है, ठंडी ठंडी पवन, और यहां पर जो चिपचिपाहट है जो सहारा के मोर्चा से चलती है, हरमत्तान, जिसे क्या कहा जाता है, हरमत्तान को डॉक्टर विंड कहा जाता है। ये क्या करती है, जो वहां पर चिपचिपाहट है, उस गर्मी के कारण जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं उनको क्या कंडेंसेशन करा करके उनकी बारिश करवा देती है, मॉइस्चर छट जाता है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, और जो बीमारियां व्याधियां उत्पन्न हो रही होती हैं वो समाप्त हो जाती है। इसी कारण से हरमत्तान को डॉक्टर विंड कहा जाता है। ये लोकल विंड है, इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग समझ चुके हैं कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट कैसे बनती है और क्यों चलती है साउथ इक्वेटोरियल करंट। और एक चीज अगर कभी प्रश्न में पूछा जाए, यहाँ पे पूछा भी गया है, 2017 यूपीएससी में भी पूछा गया है कि क्या साउथ इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर को टच करके चलती है, तो नहीं चलती है ना, नहीं चलती है। ये देखिए 5 डिग्री के बियॉन्ड चल रही है, इसमें भी शिफ्टिंग होती रहती है 5 से 10 डिग्री, कभी ये 5 से 15 डिग्री चलती है, फिर 10 से 20 डिग्री चलती है। ऐसा होता है ज्यादातर शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियों के फिसलन से यह होता है, जिसको हम जलवायु विज्ञान में अध्ययन करेंगे क्यों होता है ऐसा। तो अभी हम आते हैं यहां पर, देखते हैं कि एक भाग साउथ इक्वेटोरियल करंट का तो चला गया भाई नॉर्थ, और बन गया काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो नीचे वाला भाग का क्या होता है, इसकी जो दूसरी ब्रांच होती है वो ट्रेड विंड के दबाव से ब्राजील के पूर्वी तट से अर्जेंटीना की तरफ बढ़ने लगता है, और इसे कहा जाता है ब्राजील की गर्म धारा। ये है ब्राजीलियन वार्म करंट, ब्राजील की गर्म धारा। अभी आगे बढ़ रही है, थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पर विराम देते हैं, रेस्ट करने देते हैं। अब आगे देखते हैं हम नीचे, बहुत गर्म गर्म हो गया, थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए। यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड। फॉकलैंड और अंटार्कटिका का जो पिघला हुआ पानी जो सदर्न ओशन में आगे बढ़ रहा है, वहां से एक ठंडी ठंडी महासागरीय धारा उद्भूत होती है, जिसे क्या कहते हैं, फॉकलैंड की ठंडी धारा। यह है फॉकलैंड करेंट, क्योंकि ये फॉकलैंड आइलैंड के पास बह रही है, वहीं पर इसका मिलान होगा, ऊपर से आ रही है, इसको ज्यादा देर रेस्ट नहीं लेना चाहिए, गर्म है। ब्राजील की गर्म धारा, अब ठंडी और गर्म धाराओं का यहाँ पर मिलन होता है, फॉगी कंडीशन डेवलप होती है, जैसे कि न्यूफाउंडलैंड के ग्रैंड बैंक के पास डेवलप होती है, वहां कुछ ज्यादा ही तगड़ा डेवलप होती है ना। यहाँ पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं है, लेकिन ये फिशरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। यहाँ पर जो ठंडा ठंडा पानी है, बर्फ की सिल्लियां बहती हुई आ रही हैं, यहाँ पर आइस कैप्स वो पिघलते हैं और वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर सैलिनिटी भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिससे कि
यहाँ पर जू प्लैंक्टन डेवलप हो जाए, और जू प्लैंक्टन जो होते हैं वो बहुत अच्छा चारा होते हैं मछलियों का। इस कारण से यहाँ पर मत्स्य उत्पादन में बढ़ावा मिलता है। दोनों धाराएं अपन टकराती हैं। फिर कोरियालिस फोर्स के कारण, कोरियालिस फोर्स एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन के कारण उत्पन्न होता है। एक विक्षेपक बल है। पृथ्वी घूम रही है काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयत्न करता है, लेकिन हम इक्वेटर में मेजरमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घुमा रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा है। एक्चुअली वो घुमा रहा होता है क्लॉकवाइज ही, लेकिन हम अलग अलग गोलार्धों के परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो ऐसा भी हमें महसूस होता है। तो यहाँ पर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है कोरियालिस बल, tend to deflect any moving object in anti-clockwise in southern hemisphere and clockwise in the northern hemisphere। इसी कारण से इधर जो महासागरीय धाराएं आपको साउथ में देखने को मिलेगी, जायद जो देखने को मिलेगा इनका, वो आपको जो है काउंटर क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा, और इधर जो डायरेक्ट होगा वो कैसा घूमता हुआ दिखाई देगा, चक्रण महासागरीय धाराओं का क्लॉकवाइज दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों धाराएं आपस में टकरा गई और कोरियालिस फोर्स से घुमाएगा, तो किधर घुमाएगा, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में घुमाता है काउंटर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी काउंटर क्लॉकवाइज से घुमा देगा। अब यहाँ से ये धारा क्योंकि बहुत ठंडी ठंडे पानी से मिली तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठंडी ठंडी हो जाएगी। अब आगे बढ़ गई धारा, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है क्यों बहती है आगे। एक तो कोरियालिस फोर्स ने इसको घुमाया है, और दूसरा इसको डिफ्लेक्ट कर रही है वेस्टर्ली, पछुआ पौने इसे क्या कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, इसको दबाव डाल रही हैं। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट कहा जाता है। सो दिस ओशन करंट नोन एज द साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब ये आगे बढ़ती है, और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जब हमने देखा था साउथ इक्वेटोरियल करंट आगे जा रही है, तो उसको और अधिक प्रगामी बनाने में जो हमने देखा था, जो एक पदार्थ बल इसको यहाँ से अध्यारोपित हुआ था वेनेजुएला करंट के रूप में, जो कन्वेयर बेल्ट से होकर के गुजर रही है, वही आगे आगे कंप्लीट होगी। लेकिन यहाँ पर जब ये धारा आगे आती है तो यहाँ पर जो हमारा आशा रूट है केप ऑफ गुड हो, वहां से टकरा करके दो भाग में टूट जाती है। एक भाग तो चला जाएगा इंडियन ओशन में, जिसके बारे में हम इंडियन ओशन करंट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, और दूसरा भाग जो है वेनेजुएला की धारा के रूप में आगे बढ़ता है, वेनेजुएला करंट के रूप में आगे बढ़ता है। और यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है, इसको हम हल्के से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक पोस्ट है, अब यहां से चल रही हवा, हवा के दबाव से जो पानी है ऊपर का वो हटा दिया जा रहा है, और उस पानी को हटा करके ये पहुंचा रहा है उधर इस साइड पे। ये हमारी प्लेट बीम है जो धक्का दे रही है और पानी को ऊपर से डिफ्लेक्ट कर रही है। जो ऊपर के पानी को हटाती है उसको तो ले जा करके ओशन करंट बना करके ब्राजील की तरफ लेके जा रही है, लेकिन जब ऊपर का पानी हटाया जा रहा है तो उसकी जगह लेने के लिए नीचे का पानी ऊपर आ रहा है। मीन द अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डीप, नीचे से ठंडे पानी का ऊपर उठाव हो रहा है। तो अभी क्या होगा, क्योंकि नीचे पानी पाया जाता है ठंडा, है ना, तो नीचे का ठंडा ठंडा पानी ऊपर आता है, तो इस कारण से कोई महासागरीय धारा जो उधर गुजरती तो उसको वो ठंडा करने का प्रयत्न करती है। ठीक है, और इस कारण से यहां पर बहुत ही कम मॉइस्चर पाया जाता है। भाई बहुत ठंडा क्लाइमेटिक रीजन है, तो वहां पर कहां से आएगा ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, जो बारिश नहीं होगी तो उस कोस्टल रीजन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मेंस का क्वेश्चन बनता है कि महासागरीय धाराओं का किसी क्षेत्र की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें एक फैक्टर ये भी नोट करने लायक है, बाकी के बहुत सारे फैक्टर हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर ये एक मरुस्थल का निर्माण करता है, बहुत ही ड्राई डेजर्ट है,
नामी का मरुस्थल, बहुत ही ज्यादा ड्राई डेजर्ट है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे पेरू या हम्बोल्ट की धारा के कारण, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पेरू या हम्बोल्ट की धारा के कारण यहाँ पर दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल 0.04 मिलीमीटर पर एनम जहां पर रेनफॉल हो, है ना, एक ड्रॉप टपक जाती होगी, बस समझ लीजिए, है ना। अल्नीनो पीरियड में बारिश होती है, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 0.04 मिलीमीटर, क्यों, पेरू और हम्बोल्ट की धारा भी सेम ऐसा प्रभाव डालती है, यहाँ पर भी कन्वेयर बेल्ट पाई जाती है, तो आटाकामा मरुस्थल यहाँ पर डेवलप हो जाता है, आटाकामा डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड डेवलप हो जाता है। तो एक क्वेश्चन में इसका उठता है कि विश्व के सभी सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल या तटीय मरुस्थल, कोस्टल डेजर्ट, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही क्यों पाए जाते हैं, यानी वेस्टर्न कोस्ट में ही क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पर कन्वेयर बेल्ट पाई जाती है, क्योंकि जो सनातनी पौने हैं पश्चिम से पूरब की ओर ही डिफ्लेक्ट कर रही हैं, तट से विमुख कर रही है जल को, जिस कारण से नीचे से जो ठंडा पानी उठता है पश्चिमी तट पर ही हमें देखने को मिल रहा है इसी महाद्वीप के, ठीक है। तो यहां से ये हमने देखा कि वेनेजुएला की धारा बन गई, जो आगे आगे धक्का डालती है, यहाँ पर मरुस्थल का भी निर्माण करती है, और इतनी ही महासागरीय धाराएं हैं, है ना, और ऊपर से ग्रीनिया करंट भी आ रही है, यही मिल करके सब फिर से बन जाती है साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये चक्र हमेशा चलता ही रहता है। और इसी के साथ हम लोगों का आज का टॉपिक भी समाप्त होता है। कल हम लोग देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक महासागर की धाराएं, कौन कौन सी ठंडी और कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं, इनका भी अध्ययन हमें करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट ही पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी साथ मिलते हैं कल, नमस्कार।